नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरएस क्लासेज में। महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि रीट एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप नहीं करें। एक एक बिंदु पर विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए, पर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगा। हालांकि अभी तक इसके प्रवेश कार्ड नहीं आए हैं, तो आप ये ध्यान रखें, या तो आज 19 तारीख या कल 20 को इसके प्रवेश कार्ड आ जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर लें, उसका तनाव नहीं लें। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि आपको किस प्रकार से पेपर करना होगा। आपकी जो टेंशन है, अभी जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपकी बीपी भी हाई होगी, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को एग्ज़ाम है। हालांकि ये एक पात्रता एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। बात करते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पहला बिंदु है अपना 90 अंक कैसे प्राप्त करें। आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि आपको 90 अंक कैसे प्राप्त करना है, आपके 90 अंक आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ है कि पेपर का लेवल और पैटर्न कैसा होगा। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आएगा। क्या पिछली बार जैसा ही पेपर आएगा, या हो सकता है थोड़ा सा सरल आ जाए, या हो सकता है इससे थोड़ा सा हार्ड आ जाए। उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि 90 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने पहले तैयारी की है उसके लिए बहुत ईजी है। पिछली बार भी आपके 90 से ऊपर अंक आए होंगे। अगर आप इस बार, हो सकता है आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप, हो सकता है कि आपने यहाँ रीट की तैयारी के लिए समय कम दिया हो, फिर भी यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को आपने पिछली बार पढ़ा है, उनको अगर 2 बार रिवीजन करते हैं, तो आप आराम से 100 अंक तक पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़, आप 90 अंक के फेर में नहीं रहें, आप कोशिश करें 100 से 110 अंक के मध्य लाने की। आपको आपका 100% इसमें देना है। लेवल की रही बात, तो लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ पात्रता एग्ज़ाम है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अधिक से अधिक छात्र इसमें बाहर निकल जाएं। वह चाहती है कि अधिक से अधिक छात्र इसमें एलिजिबल हो जाएं। और रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न जो आपका सिलेबस है, आप उसको रीड करते रहें उस पैटर्न के अनुसार। देखिए, यहाँ रीड है, तो जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा तो पैटर्न उसी हिसाब से आएगा। ये नहीं कि आरएस और आईएएस लेवल का या यूपीएससी लेवल का या आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वैसा पैटर्न आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रीट के अकॉर्डिंग इजी वे पैटर्न आएगा। किस विषय में कैसे तैयारी हुई, ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने है। मैंने एक चीज़ देखी है कि अधिकतर छात्र अभी भी मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अब मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दें। अब जो आपके पास 3 या 4 दिन बचे हैं, केवल 3 या 4 दिन बचे हैं, आज का आधा दिन आपका समाप्त हो गया है, तो आप 3 या 4 दिन ही माने, और आपको अब मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देने हैं। जितनी तैयारी की है वो बेटर है। अब आप ये याद करें कि जो आपकी सारणियाँ हैं, एक बार उनको देखें। दूसरी चीज़, जो आपके लेखक हैं उनको देखें, जिनकी परिभाषा दी हुई है उनको देखें, और जो जो पेपर में जिस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जहाँ आपकी कमी हुई थी, अब सिर्फ उनको देखें, उनको बार बार रिवीजन करें, जो आपके माइंड में थोड़ा सा कमी पेशी रह गई है। विषय की तैयारी अच्छी हुई होगी। व्याकरण है, एक बात और कि आप ये चीज़ मानकर चलते हैं कि शिक्षण विधियाँ आएगी, तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ, एसएस की शिक्षण विधियाँ, या गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, और यहाँ संस्कृत की शिक्षण विधियाँ लगभग लगभग समान है। तो यहाँ ये इजी वे है, ये आपका काम आसानी से आधा काम हल कर देंगे। व्याकरण है, हम पढ़ते हैं हिंदी की व्याकरण, और संस्कृत में है तो संस्कृत में आप संधि याद कर सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग याद कर सकते हैं, और कारक विभक्तियाँ याद करेंगे, तो आपके लगभग 10 प्रश्न वहाँ से हल हो जाएंगे। एसएस की अगर मैं बात करूं, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आपको लेके चलना है। अब आगे बात करते हैं परीक्षा कक्ष में पेपर हल कैसे करें। तो आपको परीक्षा में ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। आप एक बार ये करें कि उस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें,
उस पेपर को शुरू से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक, यानी एंड तक उस पेपर को एक बार सरसरी नज़र से निकालें। उसका पेपर अंदर से गायब तो नहीं है, कटा फटा तो नहीं है, तो वहाँ आपको कॉपी चेंज मिल सकती है, वहाँ आपका पेपर चेंज हो सकता है, परंतु समय निकलने के बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये करें। दूसरी बात, पहले चरण में पूरे पेपर को रीड आउट करते हुए जिन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं उनको मार्क करते हुए जाना है। यानी आपको जो प्रश्न आते जाएं आप उनको मार्क करते रहें, कि आप सिर्फ केवल उनको पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो भी पहला चरण आपका ये होना चाहिए कि जो भी प्रश्न आपको लग रहा है, आप जिसको पढ़ रहे हैं, वो आपके एक बार में अगर उसका आंसर क्लिक होता है तो उसको मार्क करते रहें। और दूसरी चीज़, OMR शीट को एक साथ नहीं भरना है। जब आप उनको मार्क करेंगे, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब आप उनको मार्क करें तो उसको 10-10 प्रश्नों के स्लेब में, 10-10 प्रश्नों के स्लेब में आप OMR शीट को भर सकते हैं। उससे क्या होगा, पीछे जो आपका समय जाएगा वो बचेगा। लास्ट में अगर आप एक साथ बढ़ते हैं तो हड़बड़ी रहेगी, और मैंने कई स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुना है कि अंत में समय नहीं बचता है। एक साथ बढ़ने की कोशिश की, समय नहीं बचा, प्रश्न छूट गए, या जो आ रहे थे उनको भी सही तरह से आप हैंडल नहीं कर पाए। तो OMR शीट को एक साथ नहीं भरना है और 10-10 सेट में शीट को भरना है। आप ऐसा करें कि शुरू के जैसे 1 से 10 प्रश्नों तक चलें। उसमें अगर आपको 3 प्रश्न एक साथ आते हैं, एक बार में 3 प्रश्न बिल्कुल सही आए, तो आप तीनों को ही OMR में भर दें। उसके बाद 11 नंबर से 20 नंबर को देखें, इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनको भर दें। ये आपका पहला स्लेब होना चाहिए। दूसरा जो स्लेब होगा आपको वो करना है। अब आप देखिए, पहले स्लेब में आप 150 में से 100 सही नहीं कर सकते, हो सकता है 60 या 70 या 80 तक आप पहुंच जाएं जो एक बार में आपके माइंड में क्लिक हो जाए, तो आप इनको सबसे पहले करें। सेकंड स्लेब में वो करें जो आपको लगता है कि दो तो बिल्कुल गलत है और दो में आपको डाउट लगता है। अगर इन दो में डाउट लगता है तो उन प्रश्नों को उस प्रकार से करें कि इन दो डाउट लगने के बाद जो प्रश्न आपके माइंड में पहले क्लिक कर जाए वही आपका सही आंसर होगा। 99% आपका आंसर वही सही होगा, तो जो आपके माइंड में पहले क्लिक करता है आप उसे ही सबमिट करें। उसके बाद देखिए, जो डाउट वाले प्रश्न हैं उनके लिए आंसर पहली बार में आए उसे ही क्लिक करना है। ये मैंने आपको बता दिया है और ये बहुत ही कारगर है। उसके बाद नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। जब आपके नेगेटिव मार्क नहीं है तो आप इस चीज़ को देखिए कि आपको किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। उसका सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि जो आपके आते जा रहे हैं आप उनको 10 या 15 के स्लॉट में, मैं तो कह रहा हूँ आप 10-10 के प्रश्नों के स्लॉट में उसको OMR शीट में भरते जाएं। उसके बाद आपका जो समय बचेगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जो भी शिक्षक और परीक्षक वहाँ होगा आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं, वैसे टाइम की वहाँ टेंशन नहीं रहेगी। ये गलतियाँ नहीं करें, सभी गोले एक साथ नहीं भरना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको 10-10 के स्लॉट में ही गोले भरने हैं। कोई प्रश्न मुश्किल लगे तो वहाँ रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे शुरू हो और वहाँ आपको कोई प्रश्न मुश्किल लग रहा है तो आप उसको लेके बैठ जाएं। फर्स्ट स्लॉट में आप आगे निकल जाइए, जो आपको नहीं आ रहा है उसको एक बार में छोड़ दीजिए। फर्स्ट स्लॉट में आपके 60 से 70 प्रश्न इजी वे सही हो जाएंगे। जब आपके 60 से 70 यहाँ सही हो जाते हैं तो आप मान के चलिए आपके 100 से अबव नंबर इस रीट परीक्षा में आएंगे। प्रश्न अगर शुरू में मुश्किल लगे तो तनाव नहीं लेना है और जो सरल प्रश्न हो वहाँ से शुरुआत करें। यानी कि हो सकता है कि आपको हिंदी सब्जेक्ट अच्छा लगे, हो सकता है आपको साइकोलॉजी अच्छी लगी, हो सकता है आपको SS या हो सकता है आपको संस्कृत अच्छी लगे। तो आप जब शुरुआत करते हैं तो पहला, दूसरा और 5 नंबर तक हो सकता है वो हार्ड हों और आपको नहीं आए, तो वहाँ रुकना भी नहीं है और तनाव नहीं लेना, उससे आगे बढ़ना है। उसके आगे जैसे जैसे जो आपको ईजी लगे उन प्रश्नों को पहले करना है। उसके बाद क्या, अपना माइंड फ्रेश हो जाता है और माइंड तेज़ गति से काम करता है, तो जो चीज़ें अचेतन मन में होती है वह भी आपके माइंड में सही से आने लगती है और जो प्रश्न एक बार में नहीं आ रहा था उसको 2 बार देखने पे वो इजी वे सही उसके आंसर पुटअप होने लगते हैं। एक चीज़ और,
जिन प्रश्नों को आप करें उन प्रश्नों को 2 बार पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक बात ध्यान रखें, प्रश्नों में अधिकतर आता है कि निम्न में से नहीं है, निम्न में से सत्य नहीं है, तो इस नहीं को पहले अंडरलाइन करें आप कि ये नहीं कह रहा है या हाँ कह रहा है। इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलती होती है। हम जब गोले भर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि यार ये तो नहीं कह रहा था और हमने है भर दिया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको लगता है कि आपके ऑप्शन में ए बी सी डी ऑप्शन में ए में ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके बाद भी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुने कि लास्ट तक जावें, डी ऑप्शन तक जाएं, हो सकता है ए से बेटर ऑप्शन मिले डी, ए से बेटर ऑप्शन मिले सी, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि जैसे आप ये मानिए कि आपको कह दे कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो पहला प्रश्न आएगा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आएगा मंत्रियों की नियुक्ति प्रमुख सीजीआई करता है। तीसरा ऑप्शन आएगा कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और चौथा ऑप्शन आता है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, सबसे बेटर ऑप्शन आप ये नहीं है कि राष्ट्रपति पर रुक जाएं, सबसे बेटर ऑप्शन है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो सबसे बेटर आंसर आपका ये हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूँ, जो प्रश्न आपको सही आता है उसके बाद भी आप अंतिम ऑप्शन तक उसको ऊपर नज़र जरूर मारें। टेंशन नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आना है, बस आपने ध्यान से पढ़ा हो। अब मॉडल पेपर हल नहीं करने हैं, जहाँ तक मॉडल पेपर हल किए आपको जहाँ कमी लगी उन बिंदुओं को, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदुओं को बार बार देखें, 2 से 4 बार देखें। जैसे आप साइकोलॉजी में हैं तो कोई अधिगम है, उनकी परिभाषाएं उनको 1-2 बार देख सकते हैं। विकास और अभिवृद्धि की जो अंतर हैं उनको आप देख सकते हैं। ऐसे आपको स्लॉट में चलना है। जैसे व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जुंग ने कितने प्रकार के दिए हैं, शेल्डन ने कितने प्रकार के दिए हैं, स्प्रिंगर ने कितने प्रकार दिए, उनके नाम आप देख सकते हैं। जो अंतर्नोद है उनको आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संवेग हैं उनकी आप सारणी देख सकते हैं, 14 संवेग किसके साथ क्या मूल प्रवृत्ति लगती है, इनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चलना है। जैसे 1857 की क्रांति है तो कौन सा शासक कहाँ था, कौन सा क्रांतिकारी था, किस क्रांतिकारी को किस जेल में ले जाया गया, कौन सी क्रांति कहाँ पर हुई और उनको साथ किसने दिया। इस प्रकार से आपको अब इस प्रकार से तैयारी करनी है और सिर्फ यही देखना है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा डीपली नहीं जाएं। जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करें, आप पर खुद पर विश्वास करें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने कई स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है कि हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, हमारी तैयारी सही नहीं है, हमने 10 दिन पढ़ाई की है। 10 दिन बहुत है, पिछली बार आपने कम से कम 10 महीने तैयारी की होगी, वो आपके माइंड में है, वो आपके अचेतन मन में है। आप उसको जब 2 से 3 बार आराम से रिवीजन करते हैं तो आपका पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। अपने मन को शांत रखें, वहाँ समय पर जाएं, 1 घंटे पहले जाएं। एक हम और चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि आपको परीक्षा हॉल में क्या करना चाहिए और अंतिम समय में क्या रणनीति हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक जिसने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को इतना अधिक अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनकी टेंशन कम हो जाए, उनके माइंड से प्रेशर उतर जाए और वो अपने पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएँ। जो भी स्टूडेंट्स रीट का पेपर और रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मेरी ओर से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।